31 दिसंबर 2000 रात के लगभग 11:30 बजे टोक्यो के एक शांत रेजिडेंशियल एरिया में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। न्यू ईयर आने में सिर्फ कुछ ही समय बचे थे। लोग सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे थे। घरों में लाइट्स जल रही थी। बच्चे एक्साइटेड थे और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी रात जापान के क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस और डिस्टर्बिंग अनसॉल्व मर्डर केस होने वाली है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात मर्डर नहीं थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि किलर ने क्राइम करने के बाद जल्दी भागने की कोशिश ही नहीं की। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक क्राइम के बाद वो काफी देर तक घर के अंदर रहा। उसने घर का बाथरूम यूज किया, किचन में जाकर खाना खाया, रेफ्रिजरेटर खोला, कुछ चीजें टच की, सोफा पर बैठा, कंप्यूटर यूज किया और इतने सारे फॉरेंसिक क्लू छोड़ दिए कि इन्वेस्टिगेटर को लगा कि अब तो इस आदमी को पकड़ना सिर्फ कुछ ही वक्त का बात है। लेकिन 24 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। डीएनए मिला, फिंगरप्रिंट्स मिले, कपड़े मिले, पर्सनल बिलोंगिंग्स मिली और फिर भी किलर आज तक ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब आप सोचिए, अगर किसी किलर ने इतने सारे एविडेंस छोड़ दिए हो फिर भी वह पकड़ा नहीं गया। ये सवाल इस केस को दुनिया के सबसे अजीब अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री में शामिल करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केस 44 पर। आज हम बात करेंगे जापान के सेत्तेगिया फैमिली मर्डर की। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये कोई इंटरनेट मीथ भी नहीं है। ये एक रियल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है जिसके रिकॉर्ड्स आज भी जापान पुलिस के पास मौजूद है। और इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन और रिलायबल हिस्ट्रिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पर पूरे टाइमलाइन समझेंगे। जहां फैक्ट्स कंफर्म है वहां हम सिर्फ फैक्ट्स के रूप में बताएंगे और जहां अनक्लियरिटी है वहां हम क्लियरली बताएंगे कि वो सिर्फ थियोरी है, ऑफिशियल कंक्लूजन नहीं। केस शुरू होता है टोक्यो के सेत्तेगिया वार्ड से। उस वक्त ये एरिया रिलेटिवली पीसफुल माना जाता था। छोटे रेसिडेंशियल हाउसेस, पार्क्स और फैमिलीज से भरा हुआ एक नेबरहुड। यही रहते थे मियाजुआ परिवार। फैमिली में 4 लोग थे। फादर मिकियो मियाजुआ और मदर यसुको मियाजुआ, उनकी बेटी नीना और उनका छोटा बेटा रेई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक ऑर्डिनरी फैमिली थी जो अपने नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पब्लिक कंट्रोवर्सी या किसी नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी से उनका नाम कभी नहीं जुड़ा। इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे पहला सवाल था, आखिर किसी ने इस फैमिली को टारगेट ही क्यों किया? क्या ये रैंडम अटैक था? क्या किलर फैमिली को पहले से जानता था या फिर कोई और वजह थी जो आज तक सामने नहीं आ सकी? ये सवाल आज भी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा पजल है। 31 दिसंबर 2000 की शाम वेरीफाइड टाइमलाइन के मुताबिक फैमिली अपने घर पर थी। न्यू ईयर के एक दिन पहले का नॉर्मल फैमिली इवनिंग था। बाहर का माहौल शांत था और आसपास के लोग अपनी तैयारियों में बिजी थे। लेकिन इसी शाम किसी वक्त एक अननोन पर्सन उस घर के बहुत करीब पहुंच चुका था। पुलिस बाद में इसी पॉसिबिलिटी को इन्वेस्टिगेशन करेगी कि किलर ने घर के अंदर एंट्री कैसे की। लेकिन उस वक्त किसी नेबर को कोई ऐसे अनयूजुअल चीज नोटिस नहीं हुई जो तुरंत अलार्म राइज कर सके। और फिर रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। उस घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जापान को हिला के रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा शॉक मर्डर के बाद मिलने वाली एविडेंस ने दिया। क्राइम सीन्स देखकर इन्वेस्टिगेटर्स एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। इतना एविडेंस, इतना फिंगरप्रिंट्स, इतना डीएनए और फिर भी कोई अरेस्ट नहीं।
अब तक हमने देखा कि 31 दिसंबर 2000 की रात टोक्यो के सेतागेया वार्ड में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो जापान के क्रिमिनल हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी। अब शुरू होती है वो टाइमलाइन जो इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड और पुलिस के पब्लिकली रिलीज्ड इंफॉर्मेशन से वेरीफाई होती है। 21 दिसंबर 2000 शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। बाहर न्यू ईयर का माहौल था, लेकिन मियाजुआ फैमिली के घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फादर मिकियो मियाजुआ अपनी फैमिली के साथ घर पर थे। मदर येसोको भी घर पर थी। उनकी बेटी नीना और छोटा बेटा रे वो भी घर पर थे। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक किसी वक्त रात में अननोन इंट्रूडर घर के अंदर घुसा। इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि एंट्री घर के पीछे तरफ से होगी। घर के पास एक पब्लिक पार्क था और उसी के साथ एक फेंसिंग लगी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि फेंसिंग के पास से एंट्री की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। एक और वेरीफाइड बात यह थी कि सेकेंड फ्लोर की बाथरूम के एक विंडो और उसका इंसेक्ट स्क्रीन डैमेज था। इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स ने यह पॉसिबिलिटी एग्जामाइन की कि किलर ने उसी रास्ते से घर में एंट्री की। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। पुलिस ने कभी यह ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि एंट्री एग्जैक्टली इसी विंडो से हुई थी। यह इन्वेस्टिगेशन की लीडिंग पॉसिबिलिटी थी, फाइनल प्रूफ नहीं। अब आप सोचिए, एक अननोन आदमी रात के अंधेरे में चुपचाप एक फैमिली के घर के अंदर घुस चुका था और घर के अंदर किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सबसे पहला कॉन्फ्रंटेशन मिकियो मियाजुआ और इंट्रूडर के बीच हुआ था। फॉरेंसिक एविडेंस से पुलिस ने कंक्लूड किया कि दोनों के बीच वायलेंट स्ट्रगल हुई थी। इसी स्ट्रगल के दौरान किलर के कपड़ों और शरीर से भी बायोलॉजिकल एविडेंस क्राइम सीन पर छूट गए। ये बाद में इन्वेस्टिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना। अथॉरिटीज़ के मुताबिक इसी कॉन्फ्रंटेशन के बाद घर के बाकी मेंबर्स भी अटैक की शिकार हुए। ये केस बहुत ट्रेजिक है, इसलिए हम अननेसेसरी ग्राफिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन से इतना कंफर्म होता है कि चारों फैमिली मेंबर्स की उसी रात मौत हो गई। क्राइम के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि किलर तुरंत भाग गया होगा, लेकिन जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घर का डिटेल एग्जामिनेशन किया तो एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक किलर क्राइम के तुरंत बाद घर से नहीं निकला। उसने घर के अंदर काफ़ी समय बिताया। किचन में जाकर फूड कंज्यूम किया गया था, बाथरूम यूज़ किया गया था, कुछ हाउस होल्ड आइटम्स को टच किया गया था। लिविंग रूम्स और दूसरे एरियाज में उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए ट्रेसेस मिले। और तो और कंप्यूटर भी यूज़ किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई थी कि क्राइम के बाद कंप्यूटर एक्टिव हुआ था। हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स ये कंफर्म नहीं कर सके कि उसका एग्जैक्ट पर्पस क्या था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर किलर इतना देर तक घर के अंदर था तो क्या उसे पकड़े जाने का बिल्कुल भी डर नहीं था, या फिर उसे लग रहा था कि उसके पास काफ़ी वक्त है। ये चीज़ डिटेक्टिव्स को आज तक कंफ्यूज करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्राइम सीन्स पर इन्वेस्टिगेटर्स को फिंगरप्रिंट मिले, डीएनए सैंपल मिले, कपड़ों के फाइबर मिले, एक स्कार्फ, कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स और ऐसे फॉरेंसिक क्लूज मिले जो उस जमाने के हिसाब से बहुत वैल्यूएबल माना जाता था। डिटेक्टिव्स को उस वक्त पूरा यकीन था कि इतने एविडेंस के बाद किलर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वैसे वैसे मिस्ट्री और गहरी होती चली गई। हर नए क्लू के साथ एक नया सवाल सामने आ रहा था। और फिर अगले दिन जब पुलिस ने पूरे घर का साइंटिफिक एग्जामिनेशन शुरू किया, उन्हें कुछ ऐसा फॉरेंसिक क्लूज मिले जो सिर्फ जापान ही नहीं, दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स के लिए डिस्कशन का सब्जेक्ट बन गए।
क्राइम सीन का साइंटिफिक एग्जामिनेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे इन्वेस्टिगेटर को एहसास होने लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी मर्डर केस नहीं था। अक्सर किसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्टिव्स को सबसे पहले एविडेंस की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ सिचुएशन बिल्कुल उल्टा था। एविडेंस इतना ज़्यादा था कि इन्वेस्टिगेटर्स को समझना मुश्किल हो रहा था कि किस क्लू को पहले फॉलो किए जाए। घर के अंदर से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए गए, डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए, कपड़ों की फाइबर एग्जामाइन किया गया और कई पर्सनल आइटम्स फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिए गए। जापानीज पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक क्राइम सीन से मिले बायोलॉजिकल सैंपल का डिटेल एनालिसिस किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने सस्पेक्ट का डीएनए प्रोफाइल डेवलप करने की कोशिश की और उससे अवेलेबल डाटाबेस और वॉलंटियर सैंपल के साथ कंपेयर भी किया, लेकिन कोई कंफर्म मैच नहीं मिला। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन और भी कंफ्यूजिंग होती गई। अगर डीएनए मौजूद था तो फिर किलर आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुआ? पुलिस को क्राइम सीन से कुछ कपड़े भी मिले जो फैमिली के नहीं माने गए। उन कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिन का एनालिसिस किया गया। इन्वेस्टिगेटर ने उनके लैब्स, मटेरियल और डिस्ट्रीब्यूशन चेन तक ट्रेस करने की कोशिश की। इस तरह एक बैग और कुछ दूसरी बिलोंगिंग्स भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना। हर ऑब्जेक्ट को इस उम्मीद से देखा गया कि शायद सस्पेक्ट का आइडेंटिटी का कोई नया क्लू मिले। एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई, क्राइम सीन्स पर मिले फिंगरप्रिंट्स भी प्रिजर्व किए गए और उनकी कंपैरिजन कई रिकॉर्ड से की गई, लेकिन उनसे भी कोई स्पेसिफिक सस्पेक्ट की ऑफिशियल पहचान स्टैब्लिश नहीं हो सकी। अब आप सोचिए, डीएनए है, फिंगरप्रिंट है, पर्सनल बिलोंगिंग्स है और फिर भी इन्वेस्टिगेशन वही का वही खड़ी है। ये बात सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, एक्सपीरियंस डिटेक्टिव्स को भी हैरान करती थी। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ लेबोरेटरी तक ही सीमित नहीं रही। पुलिस ने आसपास के रेसिडेंट्स से पूछताछ की, हजारों लोगों से स्टेटमेंट लिए गए। उस रात एरिया में देखे गए सस्पिशियस लोगों की रिपोर्ट वेरीफाई की गई। हर छोटी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक किया गया, लेकिन कोई भी लीड इतनी मजबूत नहीं थी कि उसके बेसिस पर अरेस्ट की जा सके। समय के साथ फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होते गई। पुलिस ने पुराने एविडेंस को दोबारा एग्जामाइन किया। नए डीएनए एनालिसिस मेथड का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन हर बार रिजल्ट वही था। किलर की पहचान ऑफिशियली स्टैब्लिश नहीं हो सकी। इसी वजह से सेतागिया फैमिली मर्डर को दुनिया के उन रेयर केसेस में गिना जाता है जहां इन्वेस्टिगेटर्स के पास एविडेंस की कमी नहीं थी, बल्कि एविडेंस को किसी एक इंसान से कंक्लूसिवली जोड़ना सबसे बड़ी चैलेंज बन गया। और फिर डिटेक्टिव्स ने अपने ध्यान एक और सवाल पर लगाया, क्या किलर रैंडम था या उसका किसी तरह से फैमिली से पहले से कनेक्शन था? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन का अगला पैसेज शुरू हुआ। यही से ये केस एक नया मोड़ पर पहुंचता है। इन्वेस्टिगेशन का ये पैसेज में डिटेक्टिव्स ने एक ही सवाल पर सबसे ज्यादा फोकस किया, आखिर टारगेट कौन था? क्या किलर किसी एक फैमिली मेंबर को जानता था या फिर पूरी फैमिली ही उसका टारगेट थी? पुलिस ने मिकियो मियाजावा के पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट को वेरीफाई किया। यशिको के रिलेटिव्स और दोस्तों से बात की गई। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन, फोन रिकॉर्ड्स और डेली रूटीन को डिटेल में एग्जामिन किया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई भी वेरीफाइड एविडेंस सामने नहीं आया जो किसी एक इंसान को सीधे इस क्राइम से जोड़ सके। इस बीच कई थियोरीज मीडिया में वायरल होने लगी। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि किलर लोकल हो सकता था, कुछ ने कहा कि शायद वो जापान के बाहर का था। आर्टिकल में मिलिट्री कनेक्शन की भी स्पेकुलेशन हुई। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, जापान पुलिस ने इनमें से कोई भी थियोरीज को ऑफिशियली सॉल्यूशन डिक्लेयर नहीं किया। हर थियोरी को एविडेंस के बेसिस पर इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में इतना प्रूफ नहीं मिला
कि ये केस ऑफिशियली सॉल्व हो जाए। समय बीतता गया, 2001, 2005, 2010, फिर भी ये इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुई। पुलिस ने फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के बाद पुराने एविडेंस को दोबारा टेस्ट किया। डीएनए एनालिसिस को नए मेथड से रिपीट किया गया। फिंगरप्रिंट्स और बायोलॉजिकल सैंपल को फिर कंपेयर किए गए। हर नए टेस्ट के साथ उम्मीद जागती थी कि शायद इस बार कोई मैच मिल जाएगा, लेकिन हर बार इन्वेस्टिगेशन एक ही जगह आकर रुक जाती। यही वजह है कि सत्तागिया फैमिली मर्डर्स को फॉरेंसिक हिस्ट्री के सबसे अनयूजुअल केसेस में एक माना जाता है। अक्सर अनसॉल्व केसेस में इन्वेस्टिगेटर्स के पास एविडेंस कम होता है। यहाँ एविडेंस बहुत था, लेकिन उस एविडेंस ने किसी एक सस्पेक्ट की ऑफिशियल पहचान एस्टेब्लिश नहीं की। आज भी जापानीज पुलिस इस केस को ऑफिशियली ओपन मानती है और पब्लिक से इंफॉर्मेशन मांगती रहती है। हो सकता है कि उस रात किसी ने कुछ देखा हो जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, और शायद इसी वजह से 2 दशक से भी ज़्यादा समय बाद ये केस सिर्फ एक अनसॉल्व मिस्ट्री नहीं है, इंसाफ का इंतजार करता हुआ एक ऐसा सच है जिसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। अगर कोई फ्यूचर में कोई नया फॉरेंसिक ब्रेक थ्रू होता है तो मुमकिन है कि 31 दिसंबर 2000 की वो रात, जो आज भी एक पहेली बनी हुई है, आखिरकार अपना सच दुनिया के सामने रख दे। और उस दिन शायद इस केस की फाइल पर पहली बार सॉल्व लिखा जा सके। अगर आपको केस 44 की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आप ऐसी वेरीफाइड ट्रू क्राइम इन्वेस्टिगेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे एक और रियल मर्डर मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।